नमस्कार, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बच्चा पार्टी आज का ये क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का टॉप 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो बच्चों आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके बच्चा पार्टी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते भी चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है बच्चों। देखिए पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, ईथर का क्रियाशील मूलक क्या होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो बच्चों हमने बताया था ये CHO जो दिया गया ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है, ये हमारा कीटोन का होता है और ये अल्कोहल का होता है। तो बचा कौन सा, ये O जो होता है यानी कि R ऐसे करके O जो होता है ये हमारा ईथर का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सर ये R क्या होता है, तो R हमारा एल्काइल ग्रुप होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। दूसरा नंबर सवाल पूछा गया है, ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स यानी कि समावयवी होते हैं। तो ब्यूटेन में दो आइसोमर्स यानी कि एक हमारा होता है नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा होता है आइसोब्यूटेन यानी कि दो समावयवी होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 का अगर आप लोग ए लगा रहे हो तो बहुत अच्छे बच्चा पार्टी। इसी प्रकार सारे प्रश्नों को आप लोग आंसर को लगाते चलो, लास्ट में पूछेंगे आप लोग सही कितना कर पाए हो। देखिए तीसरा नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। क्या तीसरा नंबर सवाल है, देखो लगाते चलो आंसर को। द्रवित एथिलीन को उच्च ताप एवं दाब पर गर्म करने से क्या बनता है। द्रवित एथिलीन को उच्च ताप एवं दाब पर गर्म करने से जो बनता है उसका नाम होता है पॉलीथीन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो फोर्थ नंबर सवाल देखो, मात्र 70 ऑब्जेक्टिव है, इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद करते चलिएगा। देखिए क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं, देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड असमदैशिक होते हैं जबकि अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं। क्रिस्टल कैसे होते हैं बच्चों, असमदैशिक होते हैं, और अगर क्रिस्टल पूछे तो वो समदैशिक होते हैं। यहाँ उल्टा हो रहा है बच्चों, याद रखिएगा, ऐसे करके घबरा मत जाना कि क्रिस्टल है तो समदैशिक होगा, ऐसा नहीं होता। जिसकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति होती है उसे हम लोग क्रिस्टल बोलते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, पांचवा नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, सहसंयोजक क्रिस्टल का उदाहरण है। सहसंयोजक क्रिस्टल कौन सा होता है, आपको पता होगा कि क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं जिसमें कि एक होता है सहसंयोजक क्रिस्टल और हीरा ग्रेफाइट क्या है, सहसंयोजक क्रिस्टल है। करेक्ट आंसर उपरोक्त दोनों हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर। और ये सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सोडियम पर प्लस चार्ज, उसके बाद क्या होता है क्लोराइड क्लोरीन पर माइनस चार्ज, यानी कि ये हमारा आयनिक क्रिस्टल होता है। ये भी आप लोग याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते अगला नंबर सवाल देखो, 6 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ नहीं है। भाई आप लोग नहीं को पढ़ना भूल जाते हो, एकदम टिक करके चले आते हो गलत वाला। देखो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ नहीं है यानी कि हमारा वो अक्रिस्टलीय पूछा गया है, और क्वार्ट्ज ग्लास क्या होता है, अक्रिस्टलीय होता है। 6 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और सारे बच्चे बी को लगा रहे हो, बहुत अच्छे बच्चा पार्टी। क्लास को लाइक करते चलिएगा, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हो बच्चों क्लास को लाइक करते चलना। चलो आगे बढ़ते अगला नंबर सवाल देखो, 7 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन फ्रेंकल तथा शॉटकी दोनों दोष को प्रदर्शित करता है, उसका नाम होता है कौन सा, AgBr। भाई ऑप्शन नंबर बी लगाओ ना 7 का, जिसे हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। 7 का बी लगा सकते हो आप लोग। चलो आगे बढ़ते, एकदम टॉप क्वेश्चन है भाई, एकदम बढ़िया वाला क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाला। चलो 8 नंबर सवाल देखो, विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण कौन सा होता है। ये तो एकदम एग्जाम में एकदम बार बार पूछा जाता है कि विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म कौन सा होता है। तो हमने बताया था कि अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। और इसके लिए हमने 4 एग्जाम्पल बताया था, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, प्रासरणी दाब और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो देख लो ना, क्वथनांक का उन्नयन दिया गया है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में किसका हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। हिमांक का अवनमन उसी का अधिकतम होगा जिसका वांट ऑफ फैक्टर अधिकतम होगा, और वांट ऑफ फैक्टर किसका अधिक है, K2SO4 का। क्योंकि भाई जानते हो ना कि ये पर प्लस होता है, ये 2 होता है प्लस में SO4, और ये जो होता है इस पे 2 माइनस होता है, यानी कि 2 + 1 बराबर कितना होता है, ये हमारा 3 वांट ऑफ फैक्टर होता है, सबसे अधिक होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर सवाल देखो, फैराडे का प्रथम नियम क्या होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न
है, 2 नंबर में भी पूछा जाएगा तो आप लोग लगा क्या आओगे। पहले हमने बताया था कि फैराडे का प्रथम नियम जो होता है वो किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है, यानी कि m समानुपाती क्या था बच्चों, C इंटू टी था। अगर बराबर में लिखोगे तो m बराबर क्या होगा, ZCT हो जाएगा। Z क्या है सर, Z हमारा विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। क्या है बच्चों, विद्युत रासायनिक तुल्यांक यहाँ पे लिख सकते हो। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगर 10 का बी लगा रहे हो बच्चों तो बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ये याद रखोगे, ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में, तो दोनों संबंध को याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल देखो, किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन त्यागने तथा उसे प्राप्त करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, वो कहलाती है इलेक्ट्रोड विभव। 11 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 12 नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। बताओ निम्नलिखित में कौन सा है जो सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल होता है। यानी कि प्राथमिक सेल वो होता है जिसे एक बार यूज करने के बाद पुनः जो हम उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। और द्वितीयक सेल क्या होता है, जिसे हम लोग दोबारा चार्ज करके भी लगा सकते हैं। जैसे मोबाइल का बैटरी क्या है, इसे हम लोग पुनः चार्ज कर सकते हैं। तो बता दो कौन सा होगा, लेड स्टोरेज बैटरी जो होता है ये द्वितीयक सेल का उदाहरण है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला नंबर सवाल देखो, 13 नंबर सवाल है आपके सामने। सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए सेल का विद्युत वाहक बल कितना होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए बच्चों। 13 नंबर सवाल का जवाब विकल्प नंबर ए हो जाएगा। सारे बच्चे को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज का बच्चों। और बच्चे अभी तक बढ़ते हैं 14 नंबर सवाल देखो। 14 नंबर सवाल है, द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है। कैथोड पर सोडियम मुक्त होता है, जबकि ये एनोड पर क्या मुक्त होता है बच्चों, क्लोरीन मुक्त होता है। याद रखोगे, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या बताया, एनोड पर क्या होता है, क्लोरीन गैस मुक्त होता है और कैथोड पर सोडियम मुक्त होता है। यानी कि इस अभिक्रिया में कैथोड पर अवकरण होता है और एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। याद रहेगा ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो 15 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है आप लोगों से, अनुक्ता है एक। अनुक्ता क्या होता है भाई, ये सिद्ध किया हुआ मान है। करेक्ट आंसर ए होगा। और अनुक्ता का अधिकतम मान 3 हो सकता है, यानी कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, उससे अधिक नहीं होगा। और अभिक्रिया की कोटि की बात हो तो अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान है, इसका मान जो है पूर्णांक या फिर भिन्नांक भी हो सकता है। याद रखोगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 16 नंबर सवाल है, कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है वो कौन सा होता है। वो टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है एंड कंसंट्रेशन होता है। इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। 16 नंबर सवाल का जवाब सही जवाब डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है क्या, ये रहा आपके सामने प्रश्न। बता दो बच्चा पार्टी जल्दी जल्दी से, एक अभिक्रिया का वेग समीकरण जो है ये इतना दिया गया, के ए पर पावर में 2 है और गुना में बी पर पावर 1 है। तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो हमने बताया था अभिक्रिया की कोटि क्या होता है, ये घात का जो योगफल होता है यही हमारा क्या होता है, अभिक्रिया का कोटि होता है। वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घात के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो 2 + 1 कितना होगा, ये 2 और 1 3 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 नंबर सवाल का मात्र 70 ऑब्जेक्टिव है भाई, इसको हर हाल में याद कर लेना है। और जितने विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइड कणों का गमन क्या कहलाता है, वो कहलाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी कि विद्युत कण संचलन कहलाता है। 18 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 19 नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है, फॉस्फोरस पेंटोक्साइड है एक, क्या होता है, यानी कि P2O5 जो होता है बच्चा पार्टी, एक प्रकार का अवशोषक होता है। 19 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर सवाल देखो। 20 नंबर सवाल है, अधिशोषण की प्रक्रिया क्या कहाँ होती है। अधिशोषण की प्रक्रिया एक पृष्ठीय घटना है। करेक्ट आंसर बी होगा। और ये अवशोषण जो होता है तो वो हमारा अंदरूनी होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर सवाल देखिए। 21 नंबर सवाल है, अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा क्या कहलाती है। ये तो बड़ा ही आसान सा सवाल है भाई, जल्दी जल्दी से लगा दो। अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा जो कहलाती है उसका नाम होता है अधिशोषण ऊर्जा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 22 नंबर सवाल देखिए, पूछा जा रहा है, जिंक का अयस्क कौन सा है। देखो जिंक का अयस्क की बात करें ना भाई, ये ZNS जो होता है ये भी जिंक का अयस्क होता है। उसके बाद हमारा क्या होता है, ZNO भी होता है, ये भी जिंक का अयस्क होता है सर। उसके बाद हमारा यानी कि कैलेमाइन ZnCO3 भी होता है, ये भी हमारा जिंक का अयस्क है। करेक्ट आंसर डी होगा। इनमें से सभी लगा सकते हो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, 23
23 नंबर सवाल देखो, कॉपर पायराइट किसका अयस्क होता है? तो कॉपर पायराइट किसका होगा भाई? कॉपर का ही तो होगा, यानी कि तांबा हिंदी में बोलते हैं। अब पूछेगा कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है CuFeS2 होता है। ये कॉपर पायराइट का सूत्र है बच्चों, याद रखोगे। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कॉपर पायराइट का सूत्र आखिरकार होता क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन लोहा का अयस्क नहीं है? लोहा का अयस्क ये कैसिटेराइट कैसे हो सकता है भाई? लोहा का ये अयस्क नहीं है, ये हमारा टीन का अयस्क होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, याद रहेगा ना बच्चों। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल देखो, साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त होता है क्या? साइनाइड विधि द्वारा सिल्वर प्राप्त होता है क्या बच्चों? 25 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 26 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? मुक्त अवस्था में जो धातु पाई जाती है उसका नाम होता है, क्या होता है बच्चों? एक होता है सोना, उसके बाद प्लेटिनम, यही सब तो होता है। करेक्ट आंसर डी होगा। अगर सोना भी ऑप्शन में रहे तो ये भी लगाना बच्चों, ये भी मुक्त अवस्था में पाई जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल देखो, निक्षालन द्वारा अयस्क का क्या किया जाता है? निक्षालन के द्वारा अयस्क का सांद्रण होता है बच्चों। 27 नंबर सवाल का जवाब, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, और सारे बच्चे बी ही लगा रहे हो बच्चों, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल देखो, 28 नंबर सवाल है, पायरोफॉस्फोरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? यहां से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। पहला होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक, दूसरा होता है मेटाफॉस्फोरिक, और तीसरा होता है पायरोफॉस्फोरिक। देखो अगर आपसे पूछे ऑर्थोफॉस्फोरिक का क्या होता है, वो हमारा H3PO4 होता है, ये ऑर्थोफॉस्फोरिक के लिए होता है। उसके बाद अगर पूछे मेटाफॉस्फोरिक अम्ल का क्या होता है, वो हमारा होता है HPO3 होता है। उसके बाद पायरोफॉस्फोरिक का पूछे तो H4P2O7 होता है। करेक्ट आंसर भी होगा। ये क्या है बच्चों? ये हमारा ऑर्थोफॉस्फोरिक है, और ये हमारा मेटाफॉस्फोरिक के लिए होता है, और ये हमारा पायरोफॉस्फोरिक के लिए होता है। तीनों को याद रखोगे, तीनों में से एक तो आपके बोर्ड एग्जाम में आ ही जाता है। चलो हाँ, आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने बच्चा पार्टी, लगाते चलो। नाइट्रोजन अक्रिय होता है क्योंकि, नाइट्रोजन अक्रिय होता है क्योंकि इसकी विघटन ऊर्जा उच्च होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 29 का। चलो 30 नंबर सवाल देखिए, नाइट्रिक अम्ल का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? ये भी कोई पूछने वाला बात है सर, 1.43 होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 30 का क्या लगा रहे हो बच्चों? ऑप्शन बी लगा दो। और जितने भी बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं करे हो बच्चा पार्टी, जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है? रंगीन वाला बात हो रहा हो तो NO2 होगा। NO2 रंगीन होता है, रंगहीन पूछता तो N2O लगाते, ये सब हो जाता है बच्चों। 31 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 32 नंबर सवाल देखिए, SO2 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? अगर SO3 होता है सर, SO3 में जो होता है सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या, वो +6 होता है। उसके बाद अगर SO2 दिया गया तो इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें हमारा +4 होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यहाँ पे +4 भी लिख दिया जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल देखो, 33 नंबर सवाल पूछा जा रहा है बच्चों, देखो आपके सामने है, ऑक्सीजन और ओजोन क्या होता है? यानी कि O2 और O3 जो होते हैं, ये क्या होते हैं? ये अपर रूप होते हैं बच्चों। 33 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 34 नंबर सवाल है, ओजोन का रंग कैसा होता है? ओजोन का रंग हल्का नीला होता है बच्चों। 35 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और याद रखोगे, ये सब प्रश्न आएगा एग्जाम में तो आप लोग छोड़ के नहीं आओगे। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल देखो, वह गैस जो जल के ऊपर एकत्र नहीं की जा सकती है, वह कौन सा गैस हो जो जल के ऊपर एकत्र नहीं की जा सकती? उसका नाम होता है सल्फर डाइऑक्साइड। 35 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी डी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। और भी 35 ऑब्जेक्टिव बचे हुए हैं बच्चा पार्टी। डीकन विधि में प्रमुख उत्प्रेरक कौन सा होता है? डीकन विधि से जो हमारा प्राप्त होता है, तैयार होता है, वो क्लोरीन गैस बनता है। और आपको पता होना चाहिए कि उसमें जो प्रमुख उत्प्रेरक होता है, कैटलिस्ट होता है, वो CuCl2 होता है, यानी कि कॉपर डाइक्लोराइड होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 37 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, क्लोरीन रंगीन फूलों को रंगीन कर देता है क्योंकि यह क्या होता है? ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है बच्चों? 37 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए
हाँ, आगे बढ़ते हैं 38 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? भाई हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाने वाला जो होता है जिसमें हाइड्रोजन के साथ फोन हो। ऐसे तो आजकल सबके पास फोन है भाई, तो हाइड्रोजन भी बोल रहा है कि भाई हमें फोन दो तभी हम बनाएंगे, यानी कि हाइड्रोजन के साथ एफ होना चाहिए, ओ होना चाहिए और एन होना चाहिए, ये तीनों होना चाहिए। देख लो किस में दिया गया है, यानी कि एच एफ होना चाहिए, एच ओ होना चाहिए और हमारा एच एन होना चाहिए। देख लो किसमें एच एफ दिया गया है, एच एफ ये तो बनाएगा सर, एच ओ कौन में दिया गया, ये भी बनाएगा सर, एच एन किस में दिया गया, ये भी बनाएगा, लेकिन एच सी एल नहीं बनाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बच्चों कोई दिक्कत, क्लास को लाइक करते चलोगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं 39 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में किसकी आकृति वर्ग समतलीय होती है? कौन सा है जिसकी आकृति स्क्वायर प्लेनर होती है? तो उसका नाम होता है XeF4 जेनोन टेट्राफ्लोराइड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 40 नंबर सवाल है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? वही वाला बात हो गया सर, हीलियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट है। और एक बार पूछा गया हीलियम का सूत्र क्या होता है? भाई ये सभी पूछने वाला बात है, हीलियम का यही तो होता है ना, ये सूत्र नहीं इसका संकेत होता है। चलो आगे बढ़ते हैं 41 नंबर सवाल देखो, संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है कौन से ब्लॉक में? देखो संक्रमण तत्व को डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है। करेक्ट आंसर सी होगा बच्चों, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे दिया गया द पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, 42 नंबर सवाल देखो, क्रोमियम की अधिकतम अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? अगर अस्थायी लगा हुआ हो तो +3 लगाना, वैसे अधिकतम पूछता है तो +6 भी हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 43 नंबर सवाल है, एथिलीन डाइएमीन एक प्रकार का क्या होता है? एथिलीन डाइएमीन जो होता है वो बाइडेंटेट लिगेंड होता है। कैसे होते हैं बच्चों? बाइडेंटेट लिगेंड है। 43 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। और बच्चा पार्टी समझ आ रहा है? यस नो बताते भी चलिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर सवाल देखो, आपके सामने प्रश्न ये रहा, बता दो। 44 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, जटिल यौगिक K4Fe6 में Fe का संकरण क्या होगा? यानी कि हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया K4Fe6 में, तो बता दो कौन सा होगा? वो हमारा होता है D2sp2 होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 42 का। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 44 का सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर सवाल देखो, क्लोरोफॉर्म क्या होता है? क्लोरोफॉर्म जो होता है ना भाई, ये हमारा ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न होता है। क्या होता है सर? 45 नंबर सवाल का क्या लगा रहे बच्चा पार्टी? ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलीय कॉस्टिक पोटास के साथ उबालने पर क्या बनता है? एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलीय कॉस्टिक पोटास के साथ उबालने पर क्या बनेगा भाई? तो एथिल ब्रोमाइड को उबाल लो ना, कौन सा होगा? एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलीय कॉस्टिक पोटास के साथ उबालने पर, एल्कोहलीय है कॉस्टिक पोटास के साथ हमारा क्या उबालने पर वो क्या बनता है ये बताना है। उसके बाद हमारा क्या बनेगा ये बताओ। ये बीआर वाले भैया बोल रहे हैं के साथ कि चलो भाई हम लोग तारों के शहर में चलते हैं घूमने, तो ये हमारा के बीआर निकाल के भाग गए। उसके बाद फिर प्लस में क्या होगा? ये भी बोलता है एक हाइड्रोजन इसे ले लिया, और ये बोलता है कि चलो सर हम भी पानी में निकल के इधर बारिश कर देते, तो H2 ये भी बन गया। उसके बाद हमारा C2 और H4 बचा, क्योंकि एक हाइड्रोजन इसमें चला गया, तो हमारा C2 H4 यानी कि एथिलीन बनता है। क्या बच्चों? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 46 का अगर आप लोग बी लगा रहे हो तो बहुत ही अच्छा कर रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर सवाल देखो, डीडीटी बनाने में क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया करता है? डीडीटी बनाने में क्लोरोबेंजीन जो अभिक्रिया करता है वो क्लोरल के साथ करता है। किसके साथ बच्चों? क्लोरल के साथ। करेक्ट आंसर आपका 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों? आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 48 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, फ्रियोन का सूत्र क्या होता है? अरे भाई ये तो कितना बार बता चुके हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पूछे या फिर फ्रियोन पूछे, दोनों एक ही बात है। कौन सा होगा? सी होता है, Cl2 होता है, F2 होता है, यही तो होता है सर। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 48 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर सवाल देखो, एल्कोहल में क्या रहता है सर? एल्कोहल में हमारा OH
OH क्रियाशील मूलक होता है, वैसे हमारा जो होता है ये एल्डिहाइड में होता है, ये कीटोन में होता है और ये हमारा NH2 जो होता है ये एमीन में होता है। याद रहेगा ना बच्चों। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर सवाल देखो। 50 नंबर सवाल है, ये रहा आपके सामने और ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण के पश्चात पहला अवयव क्या बनता है? इसमें दो अवयव बनता है। देखो प्राइमरी अल्कोहल क्या लिख सकते हो? R लिख सकते हो, CH2OH लिख सकते हो, क्योंकि ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल होता है। उसके ऑक्सीकरण के पश्चात जो होता है वो क्या बनेगा ये पूछा गया है। तो हमारा क्या बनेगा? R बनेगा, उसके बाद CHO बनेगा। उसके बाद अगर फिर से ऑक्सीकरण कराया जाता है बच्चों, फिर से अगर ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये हमारा बन जाता है R और COOH बनता है। यानी कि पहला अवयव जो होता है वो एल्डिहाइड होता है और उसके बाद दूसरा अवयव जो होता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। लेकिन यहाँ अगर दूसरा अवयव पूछता तो कार्बोक्सिलिक अम्ल लगाते, लेकिन नहीं, हमसे पूछा जा रहा है पहला अवयव। करेक्ट आंसर डी लगाएंगे बच्चों, एल्डिहाइड बन रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो। 51 नंबर सवाल है, डाई एथिल ईथर एवं मेथिल प्रोपिल ईथर क्या होता है? मीतावयवी होता है। कैसा होता है बच्चों? मीतावयवी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, आपसे पूछा जा रहा है ईथर का केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु कैसा होता है? ईथर का केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु जो होता है ना वो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 53 नंबर सवाल देखो, आपसे पूछा जा रहा है एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र दोनों का जो होता है वो CnH2n होता है। क्या होता है बच्चों? CnH2nO होता है। 53 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर सवाल देखो, पूछा गया है IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या होता है? एसीटोन का नाम पूछे ना तो प्रोपेनोन लगाओगे, क्या होगा बच्चों? प्रोपेनोन। 54 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत अच्छे बच्चों, ऐसे ही आंसर को लगाते चलना। चलिए 55 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन फेहलिंग विलयन को अपकृत नहीं करता है? नहीं करने वाला जो होता है ना वो एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है बच्चों? वो हमारा CH3COOH होता है। याद रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा तो आप लोग एग्जाम में छोड़ के नहीं आओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर सवाल देखो, एमीन किसके व्युत्पन्न होते हैं? एमीन भाई अमोनिया से बनता है ना। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये सब आसान आसान प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर सवाल देखो, एमीन में, यानी कि हमारा एमीन में पूछा गया एन का संकरण क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? वो हमारा sp3 होता है। क्या होता है बच्चों? 57 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर आप लोग ए लगाओगे तो बहुत ही अच्छा आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में किस विधि से मेथिल एमीन को बनाया जाता है? मेथिल एमीन को बनाने वाला जो विधि होता है उसका नाम होता है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर सवाल देखो, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए का केमिकल नेम जो होता है वो रेटिनॉल होता है, जिसकी कमी के कारण रतौंधी वाला रोग हो जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। और बच्चों मैं गाइड करूंगा कि विटामिन टॉपिक को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि 2 नंबर में भी पूछा जाता है कि विटामिन से आप लोग क्या समझते हो। तो आप इतना को लिख सकते हो, ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जंतुओं तथा मनुष्यों के शरीर की उचित वृद्धि तथा उनकी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है, उसे हम लोग विटामिन कहते हैं। विटामिन को 2 वर्गों में ये वर्गीकृत किया गया है, यानी कि दो आधार पे इसको वर्गीकृत किया गया। पहला होता है जल में घुलनशील और दूसरा होता है वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है। उसके बाद हमारा वसा में जो घुलनशील होता है वो ADEK होता है। दोनों को याद रख लो, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है बच्चों, इसलिए लगा के आओगे आप लोग। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर सवाल देखो, जल में विलय विटामिन है। देख रहे हो, यहां से ऑब्जेक्टिव भाई हर बार पूछा जाता है और अब की बार भी पूछा जाएगा, तो आप लोग गलत नहीं करोगे। देखो जल में विलय कौन सा होता है? बी होता है। बी यानी कि बी पूरा होता है, विटामिन B1 हुआ, B2 हुआ, ऐसे करके, यानी कि ये हमारा विटामिन बी होता है। और विटामिन सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी लगा लो तो बिल्कुल ही सही आंसर होगा। विटामिन ए जो होता है ये वसा में घुलनशील होता है, ये भी आप लोग याद रखोगे। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर सवाल देखो, निम्न में कौन लीवो घूर्णक है? लीवो घूर्णक जो होता है वो फ्रक्टोज होता है। क्या होता है बच्चों? फ्रक्टोज। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर बढ़े तो हमारे सामने ऐसा प्रश्न आ चुका है,
सुक्रोज का जल अपघटन क्या कहलाता है? सुक्रोज का जल अपघटन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? इन्वर्सन कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? 62 नंबर सवाल का जवाब जल्दी जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी। बहुत अच्छे, चलो आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर सवाल देखो। 63 नंबर सवाल है, जीव तंत्र में एंजाइम का कार्य क्या होता है? जीव तंत्र में एंजाइम जो होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड अगला नंबर सवाल देखो, 64 नंबर सवाल है, फिनोल निम्न में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है? फिनोल जो होता है वो किसके निर्माण में प्रयोग में लाया जाता है? वो होता है बेकेलाइट, क्योंकि बेकेलाइट एक प्रकार का ताप दृढ़ बहुलक होता है। 64 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर सवाल देखो, समबहुलक का उदाहरण है। सम नहीं है भाई, सहबहुलक है। यहाँ पे एक होता है समबहुलक और दूसरा होता है सहबहुलक। अगर सहबहुलक की बात हो बच्चों, सहबहुलक में कौन सा होता है? नायलॉन 6 होता है, ब्यूना एस होता है, ब्यूना एन होता है, यही सब होता है। तो नायलॉन 6 हमारा दिया गया है। लेकिन अगर समबहुलक हो उसमें होता है पॉलीएथिलीन होता है, पॉलीस्टाइरीन होता है, ये सब वो क्या होता है? वो समबहुलक का उदाहरण होता है। और सहबहुलक में नायलॉन 6 हुआ, ब्यूना एन हुआ, ब्यूना एस हुआ। याद रहेगा ना बच्चों? आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर सवाल देखो, प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। प्राकृतिक बहुलक में रबर है, प्रोटीन है, सेलुलोज है, इनमें से सभी। देख रहे हो बच्चों, ये सब इनमें दिया गया है। रबर भी याद रखोगे, प्रोटीन भी प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है और सेलुलोज भी। उसके बाद अगर संश्लेषित रबर का बात हो, अगर संश्लेषित रबर का बात हो तो आपके सामने ये रहा प्रश्न, बताओ संश्लेषित बहुलक का उदाहरण कौन सा होता है? संश्लेषित बहुलक में नायलॉन होता है, बेकेलाइट होता है। उपरोक्त दोनों यानी कि ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी लगाओ बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, क्या पूछा गया है बच्चों? दर्द निवारण की दवाइयां क्या कहलाती है? दर्द निवारण की दवाइयां कहलाती है क्या बच्चों? एनाल्जेसिक। दर्द निवारण की दवाइयां एनाल्जेसिक कहलाती है। वैसे ये एंटीपायरेटिक जो होता है ये बुखार को कम करता है, ज्वर को कम करने के लिए ये उपयोग होता है। उपशामक क्या होता है? ये चिंता को कम करता है यानी कि मानसिक तनाव को कम करता है। और एंटीबायोटिक का कार्य क्या होता है? ये बैक्टीरिया संक्रमण को ये रोकता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? एनाल्जेसिक दर्द को रोकता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंड 69 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, एंटासिड की प्रकृति कैसी होती है? एंटासिड की प्रकृति क्षारीय होती है। कैसी होती है सर? क्षारीय होती है। 69 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 70 नंबर सवाल देखो, विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण नहीं है। बताओ ना कौन सा नहीं है? हमने बताया था क्वथनांक का, उन्नयन, हिमांक का अवनमन, वाष्प दाब का, अपेक्षिक अवनमन, लेकिन कभी भी ये प्रकाशीय क्रियाशीलता नहीं बताया था ना। ऑप्शन नंबर बी लगा लो, क्योंकि ये अनुसंख्यक गुणधर्म का एग्जाम्पल है ही नहीं भाई। ऑप्शन बी लगा सकते हो, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और सारे बच्चे क्लास को लाइक कर